दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, या फिर जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से धोखा और छल करते हैं, उनकी संपत्ति हड़पते हैं और खुशी मनाते हैं, ऐसे कर्मों का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव होता है। आपने अक्सर यह कहावत सुनी होगी, कर भला तो हो भला, लेकिन क्या आपने कभी इसे सच होते हुए देखा है? अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। एक बार महात्मा के शिष्य मोहन ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या अर्थ है और कर भला तो हो भला का क्या मतलब है? तब महात्मा ने उत्तर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से दूसरों का भला होना चाहिए। इसके बाद महात्मा ने कहा, चलिए मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तब महात्मा उस अपने शिष्य को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। किसी राज्य में एक नवविवाहित पति पत्नी रहते थे। वे दोनों एक छोटे से घर में रहते थे और बहुत गरीब थे। वे किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। उनका काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना था। दिन भर खिलौने बेचने और मेहनत करने के बाद उन्हें लगभग 100 रुपए की कमाई होती थी। उस पैसे में से वह रोजाना घर का राशन खरीदते थे और बाकी बचे हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देते थे। हर बार की तरह श्याम ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी सुधा को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब सुधा कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं। यह तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप फिर पूरे दिन क्या करोगे? तब श्याम ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से क्या होगा, हमें और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। लेकिन मिट्टी तो खत्म हो गई है और अभी मिट्टी लाने के लिए साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब सुधा कहती है, साहूकार के पास क्यों, यहीं पास से ले आओ। तब श्याम कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और काफी अच्छे बनते हैं। उनके खेत की मिट्टी काली है। तब सुधा ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना। उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना बाद में वह पैसे मांगने लगता है। इतना सुनकर श्याम वहां से निकलने लगा। श्याम काफी भोला था, जिसका फायदा गांव वाले उठाते और उसे अपना काम करवा लेते। श्याम साहूकार के घर पहुंच गया। तब श्याम ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन मुनीम जी है। चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी श्याम से पूछता है, अरे यहाँ कैसे आना हुआ? तब श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम जी मन ही मन सोचता है, अरे, साहूकार ने भी तो मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ से करवा लूं। वैसे भी सारे गांव का बोझा उठाते हुए घूमता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। तब मुनीम ने कहा, अरे श्याम बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो, और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। और हाँ, तुम पूछने आए ही हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उसी कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लोगे तो तुम्हें वहां सूखी गिल्ली मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूंगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले आऊंगा। मुनीम जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और शाम के वहां से जाते ही मुनीम सोचने लगता है,
मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया। इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। श्याम साहूकार के खेत में एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और घर पर श्याम और अपनी पत्नी दोनों ने खिलौने अच्छी तरह से बना दिए और फिर खिलौने सूखने के बाद श्याम खिलौनों को मेलों में बेचकर घर चला गया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी, जिससे वह बहुत खुश हुआ और सुधा को मुनीम जी की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है और वह भी बिना किसी पैसों के। कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही श्याम कुछ दिन वहां से मिट्टी लाता और उससे खिलौने बनाकर मेले में बेच कर आता। फिर एक दिन रोज की तरह वह सुबह होते ही श्याम कुएं की तरफ निकलता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर से लगभग 10-15 टोकरी खोदता है। जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आई। तब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। श्याम ने उस घड़े को खोल कर देखा तो उसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं और सिक्के थे। श्याम एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूँ, बाद में सोचूंगा। श्याम पहले ही इतने सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जैसे तैसे उस घड़े को अपने घर ले आता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है। आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने? क्या मिट्टी लेकर आने में इतना समय लगता है और इतने समय में आपने सिर्फ एक हांडी मिट्टी लाए हो? तब श्याम ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर गया और दरवाजा बंद करके सोने की मुद्राएं दिखाई। तब सुधा ने उससे पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? तब श्याम ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया, मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब सुधा पूछती है, अच्छा हुआ आप इसे घर लेकर आए और आपने किसी से इसके बारे में नहीं कहा। इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति भी सुधर जाएगी और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब श्याम ने गुस्से से कहा, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? यह सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, तो इन पर हमारा हक नहीं है। तब सुधा कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते इन मोहरों को? तब श्याम कहता है, माना सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझ में इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह सारा धन देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। तब सुधा ने कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लेना, तब तक मैं इन्हें छुपा कर रख देती हूँ। सुधा मन ही मन सोचती है, यह आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूं तो चिल्ला पड़ेंगे। क्यों ना मैं ही कुछ सिक्के निकाल के रख लूं। और वह कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। श्याम वह घड़ा लेकर कुछ ही देर के बाद साहूकार के घर की तरफ निकल जाता है। तब साहूकार तो घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम जी उसके घर पर ही था। तब वह श्याम के हाथ में घड़ा देकर पूछता है, लेकिन मुनीम उसके घर पर ही था। तब वह श्याम के हाथ में घड़ा देख कर पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ, मिट्टी चाहिए क्या? जाओ वही कुएं से ले आओ। तब श्याम कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली थी और मुझे कल मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है जिसमें मुझे यह सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा वाक्य सुनने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब श्याम कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए। आप यह घड़ा ले लो और साहूकार जी को दे देना।
तब मुनीम कहता है, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं यह साहूकार जी को दे दूंगा, यह तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी भी गांव वाले से मत कहना और किधर भी इसका जिक्र मत करना। तुम तो बड़े ईमानदार हो। अब तुम जाओ, मैं यह घड़ा सेठ जी को जरूर दे दूंगा। सोने के सिक्के से भरा घड़ा देकर श्याम वहां से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है, जो मैं यह सब कुछ साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इतने दिन काम करके भी मुनीम ही बन रहा हूँ। अब मैं भी इसे अपने पास रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, खाड़ी, बंगला सब खरीद लूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा। और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ श्याम को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन उधर भोला श्याम अपनी रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था और जाते वक्त अपनी पत्नी सुधा से कहने लगता है, आज रात को देर हो सकती है, जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। तब सुधा भी कहती है, पता है आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी बिक जाएंगे और मैं भी घर के काम करके खाना बना लूंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर श्याम के घर आता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है, मैंने कल इसे आपके खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था। अब उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। तब सुधा डरने लगी और तलाशी से मना कर रही थी। तब श्याम ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले तो थे और मैंने वह सिक्के मुनीम जी को लाकर दे दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बात को सच माना और श्याम से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। श्याम कहता है, क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दे दिया है और आपको देने के लिए भी कहा था। मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप बेझिझक होकर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। सुधा के मना करने पर मुनीम कहता है, जरूर सोने के मोहरे के साथ साथ इन्हें और भी कुछ मिला होगा, इसलिए तो यह हमें रोक रही है। फिर उन्होंने तलाशी ली। तलाशी के बाद जब सोने की कुछ मोहरें मिलती हैं तब श्याम को कुछ समझ नहीं आता और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब यह कहाँ से आए, जबकि तुम दावा कर रहे थे कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए हैं। अब यह कहाँ से आए, जरा बता सकते हो। तब श्याम ने साहूकार जी से कहा, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। तब साहूकार भी श्याम से पूछने लगा, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो यह कहाँ से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे श्याम रोने लगता है। तब उसकी पत्नी सुधा कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके। बस बाकी की सारी मुद्रा मेरे पति ने इस मुनीम को दी थी और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, ये अपने पति के साथ है, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार में ना जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर मिले हैं, अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाही ने कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत ही था। कुछ दिन होने के बाद वह एक दिन अचानक मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। साहूकार को अब सब कुछ में समझ आ गया था कि श्याम सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी है, तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई।
कुछ देर के बाद सिपाही भी वहां आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को श्याम की जगह जेल में डाल दिया। साहूकार ने श्याम को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। और साहूकार ने सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा श्याम को दे दिया। जब श्याम ने मना किया तो साहूकार ने कहा, अरे यह तो तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फल से मिल गया। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तभी महात्मा ने कहानी को समाप्त करते हुए मोहन से पूछा, मोहन, कुछ भी हो जाए हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य ही होगा। और हर मनुष्य को श्याम की तरह सोचना ना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। इस पर मोहन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। इसी के साथ आज की यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।